नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। मित्रों, यह आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और मैं आशा करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आएगी और मैं आपको अच्छे से समझाने की भी कोशिश करूँगा। मित्रों, इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की डाल चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उनको भी देखें और विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो देखते हैं मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समरूप जुड़वा, यानी कि जो समरूप जुड़वा जो बच्चे होते हैं वह खाली स्थान। तो चलिए देखते हैं कि 2 अंडों से विकसित होते हैं, क्या कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती। मित्रों, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसमें समरूपता पाई जाती है जब 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। समरूप जुड़वा में समान आनुवंशिकता होती है। तो मित्रों, यह ऑप्शन जो होगा वह इसका सही होगा। चलिए हम तीसरा भी देख लेते हैं। आमतौर पर एक दूसरे में कोई समानता नहीं है। मित्रों, यह तो गलत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर खाली स्थान से जुड़े होते हैं। मित्रों, जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व होता है, यानी कि पुरुष और महिला आमतौर पर जुड़े होते हैं, वह जुड़े होते हैं लिंग से। क्योंकि मित्रों, लिंग भेद तो होता नहीं, क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं, तो यह लिंग से जुड़े होते हैं, ना कि लिंग भेद से। यहाँ पर लिंग भेद वाली कोई बात नहीं की गई, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा लिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है, इसे कहते हैं। तो मित्रों, यह प्रश्न है कि यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है, यानी कि यह जो है वह एक वैज्ञानिक पद्धति का हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है। यानी कि हम जो प्रयोग करते हैं उनके परिणामों की व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम निष्कर्ष कहते हैं, क्या उसे प्रयोजन कहते हैं, क्या प्रकल्पना कहते हैं, या अवलोकन कहते हैं? तो मित्रों, जो परिणामों का जो निष्कर्ष निकलता है वही जो विभिन्न प्रकार की सूचना होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा निष्कर्ष, ना प्रयोजन होगा, ना प्रकल्पना होगा, ना अवलोकन होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा निष्कर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे खाली स्थान रूप से जाना जाता है। तो निर्णय एक व्यवस्थित और विश्लेषण, यानी कि जो निर्णय होता है वह एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होता है। यानी कि हम कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो वह व्यवस्थित रूप से उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या उसे गहन चिंतन कहते हैं, क्या अंतर्दृष्टिपूर्ण चिंतन कहते हैं, कि भावनात्मक चिंतन कहते हैं, या अपसारी चिंतन कहते हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा गहन चिंतन। अगर हम किसी चीज़ का गहन रूप से चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सूझ विकसित करेंगे, तभी जाके अच्छी तरीके से हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे और एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा गहन चिंतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? यानी कि एक हाई स्कूल का जो छात्र होता है, मान लीजिए लगभग वह किशोर अवस्था का एक बालक होता है, तो अधिकतर उसकी जो ध्यान केंद्रित करने की अवधि होती है वह कितनी होती है? क्या वह 32 से 40 मिनट होती है, क्या वह 25 से 30 मिनट होती है, क्या वह 10 से 12 मिनट होती है, क्या वह 15 से 20 मिनट होती है?
तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा 10 से 12 मिनट, क्योंकि एक हाई स्कूल का जो छात्र होता है वह लगभग 10 से 12 मिनट तक अपना ध्यान आकर्षित या ध्यान केंद्रित कर सकता है। इससे ज़्यादा वह ध्यान आकर्षित किसी भी चीज़ की ओर नहीं कर सकता। मित्रों ये मनोविज्ञान की दृष्टि से यही उत्तर इसका सही होगा, जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है 10 से 12 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यवहार को पुनर्लंबित करने का सबसे अच्छा समय कब है। जो व्यवहार होता है उसे पुनर्बलित यानी कि जो व्यवहार को पुनर्बलित करने का सबसे अच्छा समय कब होगा। यानी कि कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है, अगर हमें उसे पुनर्बलन करना हो यानी कि उसे प्रोत्साहन देना हो तो उसका सबसे अच्छा समय कब होगा। क्या व्यवहार होने से बहुत पहले कर देना चाहिए, कि व्यवहार होने के लंबे समय बाद करना चाहिए, क्या व्यवहार होने के कुछ समय बाद करना चाहिए, क्या व्यवहार होने के कुछ समय पहले। तो मित्रों अगर हम किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, अगर हम उसको पुनर्बलन या प्रोत्साहन देना चाहें तो व्यवहार होने से पहले तो हम उसे देंगे नहीं, क्योंकि व्यवहार होने से पहले ही अगर हमने उसे प्रोत्साहन दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। व्यवहार होने के लंबे समय बाद भी हम उसे पुनर्बलन नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है उसके बहुत समय पश्चात अगर हम उसे पुनर्बलित करेंगे यानी कि उसे हम पुनर्बलन देंगे तो वह आगे से अच्छा व्यवहार या अच्छा कार्य नहीं करेगा। और व्यवहार होने के कुछ समय बाद यानी कि व्यवहार होने के कुछ समय बाद ही उसे पुनर्बलन दे देना चाहिए, तभी वह आगे भी अच्छे कार्य करने की कोशिश करेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यवहार होने के कुछ समय बाद। चलिए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि व्यवहार होने से कुछ समय पहले। तो व्यवहार होने के कुछ समय पहले भी हम उसे पुनर्बलन नहीं देंगे, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि जब एक व्यवहार की घटनाओं चलिए जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो उसे खाली स्थान रूप में जाना जाता है। जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए यानी कि कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो उसकी व्यवहार करने की जो घटनाएं होती हैं उन्हें बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक जोड़ा जाता है, यानी कि उसे जो व्यक्ति घटनाएं या कोई व्यवहार करता है जिससे उसे कि सुखद एक उद्दीपक प्राप्त हो तो उसे हम किसके रूप में जोड़ेंगे। क्या उसे सकारात्मक दंड के रूप में जोड़ेंगे, तो मित्रों दंड के रूप में तो कतई नहीं जोड़ेंगे। क्या उसे सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में जोड़ेंगे। हाँ मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सकारात्मक पुनर्बलन। उसे हम सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, नकारात्मक दंड भी नहीं देंगे और नकारात्मक पुनर्बलन भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें एक सुखद उद्दीपक से उसे जोड़ना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सकारात्मक पुनर्बलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब एक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयारी नहीं करता, यानी कि एक टाइपिस्ट जो होता है वह जब टाइपिंग अधिगम के लिए यानी कि वो टाइपिंग करने का अभ्यास कर रहा होता है, टाइपिंग करना सीख रहा होता है, तो वह जब टाइपिंग अधिगम करने के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता तब वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। यानी कि वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा, यानी कि वह अच्छे तरीके से तरक्की नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जो तत्परता के नियम में विश्वास करता है। यानी कि मित्रों जो ये तत्परता का नियम है वह दिया है थॉर्नडाइक ने। तत्परता के नियम में मित्रों कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होगा हम उससे कार्य नहीं कर सकते। मित्रों इसके अंतर्गत एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 10 व्यक्ति मिलकर एक घोड़े को तालाब के पास ले तो जा सकते हैं, किंतु 20 व्यक्ति मिलकर भी उसे पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि वह घोड़ा जो है वह खुद पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। क्योंकि जब वह घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तो वह पानी पी लेगा, अन्यथा कोई उसे पानी नहीं पिला सकता। तो मित्रों तत्परता का जो नियम है वह दिया है थॉर्नडाइक ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है। यानी कि कक्षा में सभी छात्र जो होते हैं उनको शामिल करने का, यानी कि कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करना है
ताकि कोई भी ऐसा समूह ना रहे कि उसे छोड़ दिया गया है। यानी कि कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है। वह तरीका कौन सा है? ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। यानी कि किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि उसके लिए भेदभाव किया जा रहा है। तो वह तरीका कौन सा होगा? गैर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंड देना, या बैठने की व्यवस्था को बदलना, या बिना शामिल होने वाले छात्रों की उपेक्षा करना, या बिना शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देना। तो मित्रों, हम दंड देने वाला कार्य तो करेंगे नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को हम पहले नंबर काटेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है, बिना शामिल होने वाले छात्रों की उपेक्षा करेंगे, यानी कि उनके विरुद्ध कोई अच्छा कदम हम नहीं उठाएंगे या फिर उनकी अवहेलना करेंगे, तो ऐसा भी हम कतई नहीं करेंगे। या बिना शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कि बैठने की व्यवस्था को बदलना। हम बैठने की व्यवस्था ऐसी करें ताकि किसी भी छात्र को ऐसा ना लगे कि उसे छोड़ दिया गया है, यानी कि अच्छी बैठक व्यवस्था का हम कक्ष में प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा कि एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है। यानी कि जब हम मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान, यानी कि हम किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वह मदद जो एक ग्राहक के लिए मिलती है, तो उसका उत्तर देखते हैं मित्रों क्या होगा कि या समाधान करने के लिए, या ग्राहक की ओर से निर्णय लेने के लिए, या राय थोपने के लिए, या लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने के लिए। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है। तो जब व्यक्ति का विकास होता है, यानी कि जब वह विकास करता है, मित्रों आपको ज्ञात होगा कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि जब विकास हो रहा होता है, तब व्यक्ति जब अधिगम करता है, तो उसके लिए प्रमुख शर्त क्या है? तो मित्रों, इसके लिए जो शर्त है वह है परिपक्वता। यानी कि जब एक व्यक्ति अच्छे से परिपक्व होगा, तभी वह अच्छे से विकास कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा परिपक्वता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मकता बच्चे को खाली स्थान की ओर ले जाती है। यानी कि माता पिता की जो अत्यधिक सुरक्षात्मकता बच्चे को खाली स्थान की ओर ले जाती है। क्या वह आत्मविश्वास की ओर ले जाएगी? क्या वह निर्भरता की ओर ले जाएगी? क्या वह अहंकार शक्ति की ओर ले जाएगी? क्या वह आकांक्षा स्तर की ओर ले जाएगी? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा निर्भरता। क्योंकि जब बच्चे पर माता पिता अत्यधिक ध्यान देने लगते हैं, यानी कि उन्हें अत्यधिक सुरक्षा की दृष्टि में रखते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि तो होगी नहीं, उनमें निर्भरता की वृद्धि होगी। क्योंकि बच्चा तब माता पिता पर ही निर्भर रहने लग जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा निर्भरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि जो होती है उसकी विशेषता क्या है? एक स्वैच्छिक व्यवसाय है, अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती है, या समस्यात्मक कार्य है, या छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो है वह है कि छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड होती है, जो प्रोजेक्ट विधि है, वह एक छात्र के व्यक्तित्व के यानी कि संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी मानी गई है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परामर्श देता है, तो वह कौन सा सिद्धांत है? क्या वह बाहरी दिखावे का निदान का सिद्धांत है? क्या वह व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ का सिद्धांत है? क्या वह सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन है? क्या वह सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ। यानी कि जब व्यक्ति परामर्श देता है, तो व्यक्ति की उसमें
स्वीकृति होती है और समझ होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? क्या वह पहल बनाम अपराध है? क्या वह स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह है? क्या वह परिश्रम बनाम हीनता है? क्या वह उदारता बनाम ठहराव है? मित्रों, जो पहल बनाम अपराध है यह लगभग किशोर अवस्था की विशेषता है, जो कि एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। इनमें जो किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है वह आती है पहल बनाम अपराध, और जो परिश्रम बनाम हीनता होती है यह भी लगभग किशोर अवस्था के बाद की ही विशेषता है। जो उदारता बनाम ठहराव है यह भी किशोर अवस्था के आसपास की ही अवस्था है, और जो स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह है यह एरिक्सन के अनुसार, जो कि लगभग शैशव अवस्था की विशेषता है, या तो बालक स्वतंत्र रहना चाहेगा या वह शर्म करेगा, या वह अन्य व्यक्तियों पर यानी कि जिनसे वह परिचित नहीं है उन पर वह संदेह करेगा। तो जो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं उनमें जो दूसरी अवस्था है उसके अंतर्गत आता है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा कि एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो मित्रों, जो एरिक्सन हैं जिन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 सिद्धांत दिए हैं यानी कि 8 चरण बताए हैं, इनके अनुसार जो दूसरे चरण में हमें क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या हमें संबंध प्रोत्साहित करना चाहिए? कि हमें सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या निकटवर्ती विकास प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या हमें अन्वेषण प्रोत्साहित करना चाहिए? तो मित्रों, जो एरिक्सन के अनुसार है जो मनोसामाजिक दूसरे चरण का जो विकास का सिद्धांत है उसमें दूसरे चरण में हमें अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अन्वेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? यानी कि विकास के कौन से चरण में एक छोटा बच्चा जो होता है यानी कि एक बालक जो होता है वह घर के अंदर और घर के बाहर के जितने भी खेल होते हैं उन्हें सीखने के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त बताई गई है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पश्च बाल्य अवस्था। यानी कि जो बाल्य अवस्था का बालक होता है वह सभी प्रकार के गेम खेलता है, यानी कि वह घर के अंदर वाले खेल भी खेलता है और घर के बाहर वाले भी खेल खेलता है। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पश्च बाल्य अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि भय आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि भय आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार यानी कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है और जो प्रभाव होता है और जो व्यवहार का प्रभाव होता है उसे बड़े पैमाने पर कौन से नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया गया है? क्या वह संज्ञानात्मक व्यवहार के द्वारा निर्धारित किया गया है? क्या वह मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा के द्वारा निर्धारित किया गया है? क्या वह मिलाऊ थेरेपी के द्वारा निर्धारित किया गया है? क्या वह मॉडलिंग के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा संज्ञानात्मक व्यवहार। जो संज्ञानात्मक व्यवहार के द्वारा ही हम अपने व्यवहार और प्रभाव को उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता यानी कि IQ जो IQ लेवल जो होती है यानी कि पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता में दीर्घकालिक वृद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो बुद्धि जो होती है उसको दीर्घकालिक बुद्धि के रूप में निरूपित करने के लिए यानी कि दीर्घकालिक बुद्धि में बदलने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या फलन प्रभाव शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या पीढ़ी अंतराल शब्द का प्रयोग किया जाएगा? क्या IQ
प्रभाव शब्द का प्रयोग किया जाएगा या बेस्टसेलर प्रभाव का प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा फ्लिन प्रभाव। मित्रों जो फ्लिन प्रभाव के द्वारा ही हम बुद्धिमत्ता की दीर्घकालिक बुद्धि को निरूपित करने के लिए फ्लिन प्रभाव शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा फ्लिन प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा अधिग्रहण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है। यानी कि जब भाषा का अधिग्रहण करते हैं, यानी कि जब भाषा को सीखते हैं, तो इसमें स्फूर्त जो अनुकूलन होता है उसकी भूमिका पर जो कौन सा सिद्धांत है वह केंद्रित है। क्या वह नेटिविस्ट सिद्धांत है, क्या वह प्रकृति सिद्धांत है, क्या वह संज्ञानात्मक सिद्धांत है, क्या वह व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो मित्रों जो व्यवहारवादी सिद्धांत होता है उसी के अंतर्गत हम भाषा अधिग्रहण में स्फूर्ति अनुकूलन की भूमिका का निर्धारण करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यवहारवादी सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होगा। यानी कि जो उच्च स्थानिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो कौन सा व्यवसाय है वह अत्यधिक लाभकारी या उपयोगी होगा। क्या वह वास्तुकला का होगा, क्या वह संगीत रचना का होगा, क्या वह राजनीति का होगा, क्या वह लिखने का होगा। तो मित्रों जो उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उसके लिए जो वास्तुकला का अगर वह व्यवसाय करता है तो उसके लिए वह एक आदर्श व्यवसाय होगा, क्योंकि वास्तुकला में ही अत्यधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वास्तुकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि द्विकारक सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो मित्रों जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वह दिया गया है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा। जो हर्ज़बर्ग हैं उन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि जो द्विकारक सिद्धांत है वह फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मनोविश्लेषण के जनक कौन है। तो मित्रों आपको पता होगा कि मनोविश्लेषणवाद के जनक जो हैं वह हैं सिगमंड फ्राइड, क्योंकि उन्होंने मन का विश्लेषण किया है और मन के 3 प्रकार बताए हैं। एक होता है चेतन मन, एक होता है अपचेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन। और जो कि अपचेतन मन होता है वह सर्वाधिक 90% होता है, जबकि चेतन मन जो होता है वह होता है केवल 10%। और जो चेतन मन और अपचेतन मन की जो बीच की अवस्था होती है उसे कहा गया है अर्धचेतन मन। और जो सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने मन की तुलना एक पानी में डूबे हुए बर्फ के टुकड़े से की है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सिगमंड फ्राइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रुचि के साथ साथ खाली स्थान एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कि रुचि के साथ साथ कौन सी एक प्रक्रिया है जो एक वांछित सफलता के लिए यानी कि एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या वह अभिवृत्ति है, क्या वह कठोर परिश्रम है, क्या वह योग्यता है, क्या वह बुद्धि है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा योग्यता। यानी कि रुचि के साथ साथ एक व्यक्ति में उस कार्य के प्रति योग्यता भी होना अति आवश्यक है। अगर मित्रों व्यक्ति को किसी कार्य करने में रुचि तो है लेकिन उस कार्य करने के लिए उसके अंदर योग्यता नहीं है, यानी कि वह पूर्ण रूप से वह कार्य करने में निपुण नहीं है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को कभी भी संपादित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक व्यक्ति में योग्यता होना भी अति आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा योग्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि द्विकारक सिद्धांत में जिन 2 कारकों की पहचान की गई थी वे हैं। जो मित्रों द्विकारक सिद्धांत है जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया है उसके अंतर्गत वह कौन से 2 कारक हैं जिनकी पहचान की गई थी। क्या वह रासायनिक और सामाजिक कारक हैं, क्या वह अभिप्रेरणा और स्वच्छता कारक हैं, क्या वह भौतिक और अर्थशास्त्रीय कारक हैं, क्या वह जैविक और पर्यावरणीय कारक हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और स्वच्छता। यानी कि जो द्विकारक सिद्धांत है उनमें जो 2 कारक
की पहचान की गई है, यानी कि जो महत्वपूर्ण 2 कारक हैं वह हैं अभिप्रेरणा और स्वच्छता। क्योंकि अभिप्रेरणा होना भी अत्यंत ही आवश्यक है, तभी व्यक्ति अधिगम कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुईस एल थर्स्टन ने ध्यान केंद्रित नहीं किया। यानी कि जो निम्नलिखित में जो नीचे जो क्षमताएं दी गई हैं उन क्षमताओं पर जो लुईस एल एस्ट्रॉन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया है। क्या वह सहचारी स्मृति पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, क्या मौखिक अवधारणा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, क्या मनोप्रेरणा योग्यता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, क्या संख्यात्मक क्षमता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। तो मित्रों जो मौखिक अवधारणा जो होती है, यानी कि मौखिक रूप से जो अवधारणा की जाती है उस पर इन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मौखिक अवधारणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से प्रभावित एक बच्चे द्वारा वर्तनी को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि एक बच्चा जो है वह वर्तनी को पढ़ने यानी कि उसे पढ़ने संबंधी समस्या है, तो वह किस रोग से ग्रसित है, यानी कि उसमें किस प्रकार की समस्या है। क्या वह डिस्ग्राफिया है, क्या वाचाघात है, क्या डिसलेक्सिया है, क्या डिस्प्रेक्सिया है। तो मित्रों डिस्ग्राफिया जो होती है वह लिखने संबंधी एक त्रुटि होती है, यानी कि इसमें लेखन का कार्य व्यक्ति अच्छे से नहीं कर पाता है। और मित्रों जो डिसलेक्सिया जो होता है उसमें व्यक्ति पठन संबंधी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी कि जब एक बालक को या एक व्यक्ति को पढ़ने में समस्या होती है तो वह डिसलेक्सिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डिसलेक्सिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान की आयु के बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीख जाते हैं। यानी कि किस आयु के बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीख जाते हैं। क्या वह 6 माह के बालक होते हैं, क्या वह 3 महीने के, या 1 वर्ष के, या 9 महीने के। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा 3 महीने के। जो मित्रों 3 महीने के जो शिशु होते हैं वह दिन और रात में अंतर करना सीख जाते हैं। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वह विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने, यानी कि वह कौन सी विधि है जो किसी छात्र को किसी समस्या, यानी कि कोई समस्या उसके सामने आ गई है उसको हल करने, किसी कार्य को अंजाम देने यानी किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने, या भारी समस्या यानी कि जो भारी सहायता के क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे पाई यानी कि इसके फोल्डिंग कहा जाता है, क्या उसे सक्रिय अधिगम कहा जाता है, क्या उसे मूल संस्मरण कहा जाता है, क्या उसे ड्रिलिंग कहा जाता है। मित्रों जो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पाई। यानी कि पाई जो होती है वह एक इसके फोल्डिंग की एक प्रक्रिया है। तो यानी कि इसके फोल्डिंग द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या को हल करने के लिए या वो किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए या बाहरी सहायता की क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो इसके फोल्डिंग जो होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा इसके फोल्डिंग। चलिए आगे देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा शास्त्र का अर्थ खालिस्तान होता है। जो शिक्षा शास्त्र है मित्रों उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्या बच्चे को शिक्षित करना होता है, या बच्चे का नेतृत्व करना होता है, या बच्चे को गाइड करना होता है, या बच्चे को समझना होता है। मित्रों शिक्षा शास्त्र का अर्थ जो होता है वह एक बच्चे को शिक्षित करना भी होता है, बच्चे का नेतृत्व करना भी होता है, बच्चे को गाइड करना भी होता है। लेकिन मित्रों इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वह होगा बच्चे को समझना। क्योंकि जब तक एक बच्चे को समझेंगे नहीं तब तक उसे शिक्षित भी नहीं करा पाएंगे, तब तक उसका नेतृत्व भी नहीं कर पाएंगे, या तब तक हम एक बच्चे को गाइड भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत एक बच्चे को समझना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि जब तक हमें बच्चे की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक ना हम उनका निदान कर पाएंगे, ना हम उनका उपचार कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले बच्चे की समस्या को समझना अति आवश्यक है, यानी कि बच्चे को समझना ही शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो मित्रों आज की हमारी जो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी वह संपन्न हुई। और मित्रों मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और आशा करता हूँ कि मित्रों आपको यह जो बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि जो 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली गई थी, उसके अंतर्गत यह प्रश्न पूछे गए हैं। और मित्रों, जो आगे जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, उनके लिए भी यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा जो समझाया गया प्रश्न समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मित्रों मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की अच्छे से अच्छे प्रश्नोत्तर लेकर आऊं और आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।